लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ी बाधा है। कोरोना महामारी से प्रभावित पिछले वर्ष के आर्थिक आंकड़े इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। वर्ष 2020 से 21 में एक तरफ जहां भारत में करीब 7.5 करोड़ गरीबों की संख्या बड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अरबपतियों की संख्या में 37% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा डराने वाला है। एक रिपोर्ट देखें। दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने अपनी ताजा रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे महामारी के दौरान अमीरों की संपत्ति में इजाफा हुआ तो वहीं गरीबों की संख्या बढ़ी है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल ऑक्सफैम दावोस रिपोर्ट ऑफ 2020 में ये अध्ययन सामने रखे गए हैं। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में भारत को लेकर बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अमीरों की संपत्ति दोगुनी से ज्यादा हो गई, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी जनसंख्या महामारी और गरीबी से जूझती रही। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इन इक्वेलिटी किल्स में कहा गया है कि पिछले साल जब भारत भयंकर दूसरी लहर से जूझ रहा था, लोग स्वास्थ्य सुविधाएं वक्त पर न मिल पाने के कारण मर रहे थे और शमशानों में लाशें पटी हुई थी। तब देश में 40 नए लोग अरबपति बन गए। इस दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 142 हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 2021 में 57.3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं 98 सर्वाधिक अमीर भारतीयों के पास करीब 49.27 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो निचले तबके के 55.2 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। 2020 में भारत में करीब 4.6 करोड़ लोग गरीबी में धंस गए, जो पूरी दुनिया के नए गरीबों की संख्या का आधा है। कोरोना की वजह से देश के करीब 84% परिवारों की आय में गिरावट देखने को मिली है। कोरोना काल में 2020 के दौरान सभी महिलाओं को एक साथ देखे तो उन्हें करीब 59.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑक्सफैम का कहना है कि कोविड महामारी के कारण आय में भारी गिरावट आई और भारत में अत्यधिक धन असमानता अमीरों और गरीबों के बीच देखने को मिली है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को देखकर साफ है कि समग्र समाज का आर्थिक विकास सरकार के आर्थिक एजेंडे की प्राथमिकता में नहीं है। जरूरत है सरकारें और देश के नेता शब्दों से हटकर असमानता और गरीबी के चक्र को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। ये तभी संभव है जब सरकार उन अमीरों पर कर लगाए जो महामारी से उबरने के लिए बहुत जरूरी संसाधन पैदा करेंगे। 98 अरबपतियों की संपत्ति पर 4% टैक्स लगाने से 17 साल तक देश के मिड डे मील कार्यक्रम या 6 साल तक समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा सकता है। वहीं अगर 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर 1% संपत्ति कर लगता है तो आयुष्मान भारत को 7 साल से अधिक समय तक वित्त पोषित किया जा सकता है। इसी के साथ देश के 98 अरबपतियों की संपत्ति पर 1% कर से स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर होने वाले कुल खर्च का वहन बड़े आराम से किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए अब आम आदमी को भी पहल करनी होगी। सरकारों और उनकी आर्थिक नीतियों पर निर्भरता हटानी होगी। आम लोगों को अपने आर्थिक स्तर को लगातार बढ़ाना होगा। आमतौर पर देखा जाए तो एक आम भारतीय अपने व्यक्तिगत आर्थिक विकास के लिए मात्र रोजगार को ही प्राथमिकता देना चाहता है। इस सपने के लिए वह अपनी तमाम योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन विशाल जनसंख्या का हिस्सा होने के कारण जब वह अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाता तो समझौता करके उपलब्ध रोजगार के माध्यम से ही जीवन चलाने लगता है। फिर अपनी योग्यताओं को बढ़ाना उसका लक्ष्य नहीं रहता। उसके आर्थिक विकास में भी गतिशीलता कम होने लग जाती है, जिसका परिणाम आर्थिक विषमता ही है। इसके विपरीत आम व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी योग्यताओं को लगातार बढ़ाए, जिससे उसकी आर्थिक क्षमता भी बढ़े। हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में आर्थिक रूप से आश्रितों की संख्या आय कमाने वालों से अधिक होती है। अभी देश में करीब 65 करोड़ लोग ही किसी तरह के रोजगार या व्यवसाय में संलग्न हैं, जबकि बाकी उन पर आश्रित है।
जिसमें घरेलू महिलाएं, बच्चे और वृद्ध व्यक्ति शामिल है। यह आंकड़ा भारतीय समाज में आर्थिक विषमता की कड़वी सच्चाई को स्पष्ट करता है। आज देश की महिलाओं को आगे बढ़कर अपने परिवार की आर्थिक जीवनचर्या में भागीदार बनना होगा, जो उनके व्यक्तिगत आर्थिक स्तर को तो बढ़ाएगा ही, आर्थिक विषमताओं में भी कमी लाएगा। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को आर्थिक एजेंडे में प्राथमिकता के रूप में रखा जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई और जटिल कर प्रणाली ने आम व्यक्ति पर एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे वे तमाम प्रयासों के बावजूद बाहर नहीं आ पाता। इस कारण वे अपने बच्चों को श्रेष्ठ शैक्षणिक सुविधा नहीं दे पाता, जो बेहतर आर्थिक रोजगार दिलाने की गारंटी रखता है। IIT हो या IIM या नामी गिरामी शिक्षण संस्थान, इनकी पढ़ाई इतनी महंगी है कि आम लोगों की पहुंच से बाहर है। आर्थिक विषमता अर्थव्यवस्था में अवरोधक है तो आम लोगों के लिए मानसिक प्रताड़ना भी है। सरकारों की आर्थिक नीतियों में निश्चित रूप से औद्योगिकीकरण की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की जरूरत है, लेकिन आम आदमी को भी अपनी तरफ से पहल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना काल में गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया और अरबपतियों की सूची में भी इजाफा हुआ। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और अमीर और गरीब के बीच जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जिस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जिस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जिस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। सर, कोरोना काल हमने देखा, फर्स्ट लहर देखी, सेकंड लहर देखी और तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आंकड़े कुछ यही बताते हैं कि हम तीसरी लहर की भी पीक पर जाने वाले हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जहां एक और गरीब और देश में अमीर लोगों के बीच जो खाई लगातार बनती गई, इस दौरान जहां देश में गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया था, तो दूसरी ओर इस दौरान देश में अरबपति अमीरों की संख्या भी काफी बढ़ी हुई दिखाई दी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सर क्या बताती है, क्या समझाती है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। वो बताती है कि ये जो दोनों के बीच में अंतर है, गरीब और अमीर के बीच में, वो बढ़ा है। पर वो सिर्फ इस समय के कार्यकाल को देख के बता रही है। एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है, चाहे वो कभी वॉर रही हो या इस टाइप की अनसर्टेनिटी रही हो, विश्व के अंदर कोई भी देश होगा उसके अंदर ये डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं, क्योंकि जो अमीर है उनके पास साधन होते हैं ऐसी चीजें बनाने के लिए जो इन समय में रिक्वायर्ड होते हैं, बनने जरूरी होते हैं, चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो उससे उनको मुनाफा बन पाता है और सरकारें भी उनके अधीन हो जाती हैं, बिकॉज वो ऐसी चीजें बनाते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो उसके पदार्थ हो, वो चीजें उनके पास होती हैं तो वो बना पाते हैं। जो गरीब होता है, क्योंकि एक तरफ उनकी इनकम लॉस होती है, दूसरी तरफ जो है जैसे लॉकडाउन हुआ, रिस्ट्रिक्शन आई, ब्रेक्स हुए, उस वजह से जो इनकम फॉल होती है और उधर से खर्चा उस आदमी के और बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए जो है उसकी गरीबी जो है बढ़ती जाती है। ये कोई हिंदुस्तान के प्रति नहीं, विश्व में ऐसे ही देखा जाता है। अगर कहीं भी वॉर हो या इस टाइप के सिनेरियो आते हैं। अब इसके अंदर ये देखना जरूरी है कि ऑक्सफैम ने ये तो बता दिया है कि इतना % ग्रोथ हुआ। ये तो अभी क्या, आज से 4-5 साल पहले भी जब रिपोर्ट आई थी, जब ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी, तब भी रिपोर्ट देखा गया था, तब भी बताया गया था कि कितने बिलियन लोग हिंदुस्तान में रिच बनते जा रहे हैं और गरीब कैसे कैसे गरीब बनते जा रहे हैं। यहाँ पे जरूर देखने वाली चीज ये है कि जैसे आपने कहा कर लगा दिया जाए, काफी सारे लोग कहते हैं कि कर लगा दे, हम कर लगाने से बात बन जाएगा। कर लगाने से बात नहीं, कल को वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो अमीर आदमी है अपना पैसा लेके यहाँ से चला जाएगा और कल को काम भी नहीं देगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा। ठीक है सर, इसमें भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र भी अमन जी कर रहे थे, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन देश में आती है, ये तो वर्ल्ड वाइड इन्होंने बता दिया है कि अगर बाहर भी इस तरह की सिचुएशन है तो अमीर अमीर बन जाता है और ज्यादा अमीर हो जाता है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सर, इस तरह के सिचुएशन में अमीर और गरीब के बीच और ज्यादा खाई ना बढ़े, उसको पाटने के लिए सरकार की क्या नीतियां होनी चाहिए और क्या सरकार ने अपने फर्जों को बेहतर तरीके से अदा किया है क्या? महेश जी। हाँ नेहा जी, उसमें तो कोरोना काल में जो सरकार का एक बड़ा दूरदर्शी डिसीजन रहा वो कृषि सेक्टर में रहा, जो सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ दिया।
अब ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसका ले रही हैं, क्या नाम है इसका? ऑक्सफैम। क्या? ऑक्सफैम। हाँ, ऑक्सफैम, ये एक एनजीओ है, ऑक्सफैम इंडिया, और ये 2017, 2018 और 2019 में भी इसी तरह का एक इनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ जो बिल्कुल फेक था, और इंडिया गवर्नमेंट तो इसके ऊपर बैन भी की हुई है। तो ये एक किसी तरह से देश को बदनाम करने की एक साजिशन, एक जो कोशिश इनके यहाँ कोई ऐसा है सर, ऑक्सफैम पे नहीं भी अगर हम विश्वास करें, एनएसओ के जो आंकड़े आए हैं निकलकर पिछले साल, वो भी यही बताते हैं सर कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो और ज्यादा गहरी हुई है। ये तो अभी अमन जी ने बताया कि कोरोना काल की बात है, लेकिन अगर हम इससे भी पहले की बात करें तब भी इस तरह के आंकड़े जो निकल के सामने आते हैं, सरकार की नीतियां क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सर? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, सरकार तो जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से भारत सरकार ने मैनेजमेंट किया और जिस तरह से आपने आर्थिक स्थिति संभाली गई हमारे देश में, वैसा कहीं वर्ल्ड में नहीं हुआ। अब इसका मैं लॉजिक ये दूंगा कि आप देखिए कृषि सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले दिन सरकार गठन के बाद कैबिनेट होता है और सरकार जो है किसानों को लेकर फैसला लेती। किसान जो कृषि क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, उसमें लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है बजट का एलोकेशन हुआ। उसको इतना मजबूत रखा गया कि हमारी इस पेंडेमिक में वही एक सेक्टर था जो 3.7 के आसपास हमारे ग्रोथ रेट को सस्टेन किया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बची। अब दूसरी बात जो है, आप वो समझ लीजिए कि अमीरी और गरीबी की जो आप बात कह रही हैं कि भाई अमीरी और गरीबी जो है किस तरह से बढ़ी और इसका कारण क्या है। देखिए, अमीरी और गरीबी में जो फैसला बढ़ता है वो पर कैपिटा इनकम को जो है रिफ्लेक्ट करता है। उसके बेसिस पे आप किसी भी चीज को आंकड़ा जो है सामने रख के आप बात करते हो। जो अभी अग्रवाल साहब ने बात कही उस बात से मैं सहमत हूँ। वार हो, पेंडेमिक हो, इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में जो है लोगों की इनकम कम होती है, उनकी परचेजिंग पावर कम होती है। तो इसकी वजह से ऐसा आंका जाता है कि ये समय, ये टाइम जो है वो हर एक क्वार्टर में वो जो है ना वो फ्लैक्चुएट करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रोजगार में आ गई, आपका इनकम शुरू हो गया, रोजगार आपका खत्म हो गया, आपको उस दौरान आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल करंच आया। ये फ्लैक्चुएटी और इस तरह के फ्लैक्चुएशन को इस तरह से रिफ्लेक्ट करना जिसमें कि हमारी जो बाहर से आ रही इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजय उपाध्याय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे। कह रहे जितनी बेहतर तरीके से कोरोना काल में सरकार ने अपनी नीतियों को रखा है और जिस तरह से हमने आर्थिक अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की है, किसी भी देश ने उतने बेहतर तरीके से काम नहीं किया। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए महेश वर्मा जी, इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं। इन्होंने पहला तो देश के बारे में यही कहना चाहिए, जो रिपोर्ट है और रिपोर्ट ही इन्होंने झूठा बता दिया, यहीं से शुरुआत की। और दूसरा, सरकार का पीठ थपथपाना, भाई प्रवक्ता पीठ नहीं थपथपाएगा तो क्या करेगा। इसलिए इन्होंने जो भी कहा इनके दृष्टिकोण से वो सही है, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई का एनालिसिस करने की जरूरत है। अभी रिपोर्ट तो कल आई है, लेकिन इससे पहले मैं नीति आयोग के सम्मानित अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है राजीव कुमार जी, मैंने नहीं बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, मीडिया के लोगों ने नहीं बनाया है, महेश वर्मा जी के द्वारा एक बुद्धिजीवी और विद्वान अर्थशास्त्री हैं तभी वो बने हैं। और उन्होंने जो है बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक कार्यक्रम में अभी 3 दिन पहले कहा कि देश में असमानता बढ़ रही है और इस असमानता बढ़ने के कारण तनाव पैदा हो सकता है। सीरियस कंसर्न, चिंता उन्होंने जताई है। और भारत में इस बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए सिर्फ जो ग्रोथ का जो एक पैमाना है, जो जीडीपी के तौर पे उसको देखा जाता है, उसको न देखते हुए हमें एक समग्रता में, जिसका शब्द उन्होंने दिया है समतामूलक वृद्धि होनी चाहिए, न कि सिर्फ वृद्धि होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा, वही जो 1% और 99% का जो डिवीजन है, वो डिवीजन यदि होगा तो एक तरह से ये कलह के तौर पे बढ़ेगा और ये देश को सशक्त बनाने के बजाय कमजोर बनाएगा। तो राष्ट्रवादी सरकार है इसलिए शब्द कहना पड़ रहा है। बाकी महेश वर्मा जी खुद विद्वान व्यक्ति है, मैं उनको काउंटर करना आसान नहीं समझता हूँ। दूसरी बात, अभी आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात की है। सबको पता है वैश्विक स्तर पर संस्थाओं का क्या अपना महत्व है। यूनाइटेड नेशन को भी ये फेक कह देंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि भारत में गरीबी 4.6 जो बिलियन जो है वो
लोग जो है गरीबी रेखा से बहुत ही नीचे के स्तर पर अचानक आ गए हैं। ये यूएन की रिपोर्ट है और भी कई विश्व के बाकी संस्थाओं की रिपोर्ट है जिसको नहीं मानते, लेकिन अपनी सरकार के संस्था की रिपोर्ट तो मानेंगे। और सहज सी बात, वर्ल्ड वाइड तीन बात कह रहा हूँ, अमन अग्रवाल साहब ने, जो कि सम्मानित एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी इस बात को जरूर इंगित करेंगे कि कारपोरेट टैक्स 30% से 22% सरकार ने कर दिया। कारपोरेट टैक्स के कम करने से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हानि एक साल में कोरोना के समय में सरकार को ही है। और आम जनता पर टैक्स 33% पेट्रोल डीजल के माध्यम से बढ़ा दिया। गरीब, मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग, जिसमें महेश वर्मा जी को टैक्स पेट्रोल डीजल पर नहीं देना पड़ता होगा, लेकिन नेहा दुबे जी को, अमन अग्रवाल साहब को और अजय उपाध्याय को देना पड़ता है। तो टैक्स डीजल और पेट्रोल पे किसानों को देना होता है, छोटे छोटे व्यापारी, कमजोर वर्ग को देना पड़ा। 33% एक साल में ये ग्रोथ है। दूसरी बात है, जो अभी न्यूनतम आय की बात की जा रही थी, डेली वेजेज अभी भी 178 रुपीज है आम जनमानस की। और सरकार के इस नीतियों के कारण अडानी और अंबानी के जो प्रॉपर्टी है तो सार्वजनिक पटल पर है कि किस तरह 9 गुना अडानी का प्रॉपर्टी बढ़ा है, किस तरह डबल हो गया है अंबानी का प्रॉपर्टी। आखिर इन दोनों लोगों की प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग के दिग्गज अगर ये कहते हैं कि असमानताएं बढ़ी है, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट को खारिज करते हैं, समझ में आता है, लेकिन अगर दिग्गजों की बातों को आप नकारेंगे, अमन जी ने भी कहा इससे पहले कि ये आज की बात नहीं है, सिर्फ पिछले सालों की अगर हम बात करें तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जो दिखाते हैं कि असमानता देश में कितनी बड़ी है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन का भी जिक्र किया अभी अजय जी ने, उसके ऊपर भी जवाब दीजिए। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं और अरबपति जो है वो इस कोरोना काल में बढ़े, उनकी संख्या बढ़ी, जो 102 थी कोरोना काल से पहले वो 142 हो गई। सर आखिर उसके पीछे की क्या वजह है? और जब लोगों को राहत देनी चाहिए, आम इंसान को, आम व्यक्तियों को पेट्रोल में, खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में, जब उनके पास आय के साधन नहीं थे, कोरोना काल लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, उस वक्त भी जो रेट थे वो आसमान छू रहे थे। सर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? महेश जी। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था, अमन अग्रवाल जी हो सकता है मुझे करेक्ट करें, और हमारे भाई जो है अजय उपाध्याय जी, ये भी बहुत सुधीजन हैं और प्रबुद्ध व्यक्तियों में से हैं, कि उस समय वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने इस बात को प्रेडिक्ट किया था कि लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आबादी, सॉरी 30% आबादी वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी इस पेंडेमिक की वजह, और उसमें 4.67 पे ही हम नीचे लुढ़के हैं। गरीबी हमारे यहाँ से आज से नहीं, हमें तो विरासत में मिली थी, और हमारा जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है, अगर उस आंकड़े को लेकर अगर आप देखें तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसमें इजाफा हुआ है। गरीबी रेखा का जो एक गरीबी का जो पैमाना है उसको भी सामने रख के बात करनी चाहिए। आखिर में उस चीज को लेकर उस क्षेत्र में हम कितना लेकर गए हैं, और दूसरा कि एक जो हमेशा एक जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत सरकार के लोग तो उस बात को याद करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कि गरीबी हटाने आए थे, गरीबों को हटा दिया। सर अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये असमानता के जो आंकड़े निकल के सामने आते हैं तो जनता तो सवाल पूछेगी ना सर, निश्चित कि आपने क्या किया? कह रहा हूँ कि हम उसका जवाब दे रहे हैं ना। हाँ। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी पेंडेमिक रही भारत में जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस बात के लिए दर्ज किया गया कि सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी फ्री में, और 82 करोड़ फैमिली को मुफ्त में भोजन पिछले 2 साल से देने का रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बना के लोगों को वैक्सीनेट करके करोड़ लोगों का जान बचाने का काम, ये कोई आसान चीज नहीं है। उसके ऊपर आप ये देखिए कि आज की डेट में आपको विश्व बैंक और IMF किस तरह से अप्रिशिएट कर रहा है। वो ये कहता है कि अगर कोई सबसे मजबूत अगर कोई अर्थव्यवस्था है इस विश्व में तो भारत है, जिसकी GDP को वो जो है सबसे ज्यादा आज की डेट में रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, कहता है फ्यूचरिस्टिक अगर कोई इकोनॉमी कहीं बची है तो वो भारत में बची हुई है। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट
फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर अग्रवाल साहब उसको करेक्ट करें, सबसे ज्यादा अगर विश्व में कहीं मिला है तो भारत में मिला है। ठीक है, मैं अग्रवाल जी का रुख करूं, उससे पहले मैं एक बार फिर से अजय उपाध्याय जी का रुख करूंगी। अजय जी, जो काम सरकार ने किया इस कोरोना काल के दौरान, विरोध करती है। ठीक है सर, ठीक है, कांग्रेस ने उससे पहले कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया। इस बात का जिक्र अभी कर रहे हैं महेश जी कि इस तरह की पेंडेमिक का इससे पहले नहीं आई, इससे पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं आई जिसका टीका सरकार ने दिया हो 75 सालों में, चाहे हम पोलियो ड्रॉप्स की बात करें या फिर कोई और तमाम बीमारियों की बात करें। वैज्ञानिकों ने हमने दिया। ठीक है सर, मैं सवाल पूछ उसका आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। महेश जी ने ठीक कहा कि देश ने दिया है, बस ये कोरोना का टीका मोदी जी ने खुद अपने घर में बैठ के 7 स्कूल में बनाया है। बाकी टीका कोई भूले ना सर, उसके लिए सर्टिफिकेट पे मोदी जी का चित्र भी होता है। हाँ, तो इसीलिए चूंकि उन्होंने अपने घर में बैठ कर स्कूल्स में ही बनाया था, वो फार्मूला भी उन्होंने खुद अपने घर से लिया था। वो स्मृति ईरानी जी और महेश वर्मा जी तीनों लोग बैठ करके बनाए, इसलिए वो सारा चीज कर रहे हैं। लेकिन बाकी चीजें वैज्ञानिकों ने दिया है देश के, और 70 वर्षों में बहुत सारी चीजें आई है, वो कहने की बात नहीं है। एक अनपढ़ भी इस बात को समझता है, हम सब तो पढ़े लिखे लोग हैं और आपके दर्शक राहुल जी को समझाओ जो देख रहे हैं। जहां तक बात देश में अभी उन्होंने कहा है, ठीक है, राहुल जी पर भी आप कमेंट कर लीजिएगा, उसके बिना आपका पचेगा नहीं पानी पेट का। महेश वर्मा जी आप जरूर, लेकिन उनका कहना है कि कोरोना काल इसकी मुख्य वजह है सर, और मूलभूत सुविधाओं में इजाफा हुआ उस दौरान, उस बात को नहीं भूलना चाहिए। कोरोना काल में क्या क्या इजाफा हुआ है देखिए ना, गंगा में माँ गंगे की गोद में किस तरह लाश बह रही थी, चुनरी उठाने का काम सरकार इजाफा में कर रही थी, लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, दवाओं की क्या हालत क्या था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किसने नहीं देखा, पूरा देश देख रहा है। अभी भी दिसंबर तक इन्होंने फुली वैक्सीनेशन पूरे देश को करने की वादा किया था, अभी लगभग 95 करोड़ लोगों को अभी भी वैक्सीनेशन पूरी तरह नहीं हुआ है। आज 1 साल प्लस होने को है। विश्व में का जहां कई बार बूस्टर डोज लोगों को देने की बात आ रही है, भारत का क्या हाल है सबने देखा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज मुद्दा चुकी है मुख्य तौर पे इकोनॉमिक मुद्दों पर आपने चर्चा की है। भारत में गरीबी किस तरह बढ़ रही है, और भारत में गरीबी का आलम सबको पता है कि किस तरह से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग की हालत खराब है, नौकरियों का बेरोजगारी दर 45 साल में कोरोना से पहले भी सबसे ज्यादा थी, 4.5% के लगभग, अब तो 7% पे आ गई है। होलसेल इंडेक्स प्राइस जो है वो सबने देखा है किस तरह 13.56% है। औद्योगिक उत्पादन किस तरह डाउन हो गया है पूरी तरह से, और जिस तरह ये पूरा एक तरह से आपस में चल रहा है, सरकार को चूंकि ध्यान नहीं है, सरकार न सप्लाई साइड को ठीक कर पा रही है न डिमांड साइड। ठीक है, और ये धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, अमन जी का रुख कर लेते हैं। अमन जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या इस पूरे मामले का ठीकरा कोरोना काल पर फोड़ दिया जाए, या फिर उससे पहले भी इस तरह के हालात थे? अगर थे तो पिछले 2014 से पहले किस तरह के हालात थे, और 2014 के बाद किस तरह के हालात थे, सर ये भी बता दीजिए। देखिए जी, जहाँ तक पहले और बाद की बात है, पहले भी ऐसे ही सिचुएशन थी, अभी भी सिचुएशन है, और सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल उठाना पड़ेगा। जहाँ तक बाकी काफी सारे लोगों का आ रहा है कि टैक्स लगा के, या ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने भी कहा कि टैक्स लगा के, टैक्स लगाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर ये व्यापारी जो लोग जो हैं जिनको बड़े रिच कहा जा रहा है, और वो बिलियनियर बाहर चले गए हिंदुस्तान से अपना पैसा लेके, तो फिर यहाँ पे निवेश कौन करेगा अभी, और कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? तो इस तरीके से कुछ देशों ने कदम उठाए थे जहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे उन्होंने जो है उन उद्योगपतियों को कहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। सरकार का काम है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू उनको एनफोर्स करके कि भैया देखो आप बढ़ा लीजिए, नहीं तो फिर हमें हो सकता है कर लगाना पड़े, नहीं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में अपने ऐसी स्कीम निकाली थी कि अगर आप अपना लोगों को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, तो हम ये बेनिफिट देंगे, पर उससे ज्यादा हमें नजर आया नहीं है होता हुआ। एक तो वो किया जाए, दूसरा सरकार को भी देखना जरूरी है कि जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों में प्रोजेक्ट ले डाउन किए हैं, कुछ अभी धरा पे उतारे हैं, पर अभी भी काफी सारे धरा पे नहीं उतरे हैं। अगर वो भी धरा पे उतर जाते हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर को लेके था, वाटरवेज कॉरिडोर को लेके था, और बहुत सारे कॉरिडोर को लेके है, तो उससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और वो जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो ऑटोमेटिकली जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा काम करने से, मैं फ्री में बांटने की बात नहीं कर रहा, जबकि सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किए हैं, पर मैं उसके हक में नहीं हूँ। एक आदमी काम करके जो पैसा कमाता है
उसका जो रंग होता है वो अलग ही होता है। पर काम का मौका दे, और सरकार के पास बहुत सारे तरीके हैं काम देने का। हिंदुस्तान में बहुत चीजों की जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन में हो, चाहे रोड हो, रेलवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, सब में जरूरत है। तो वहां पे सरकार पीपीपी मॉडल्स के थ्रू लगा सकती है और इस तरीके से एक थोड़ा सा आय में बैलेंसिंग ला सकती है। और ये जो इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी बात कर रही है कि गरीब से गरीब आदमी के ऊपर जो मार पड़ रही है, कटाई पड़ रही है, उसमें कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और अब जो बजट आ रहा है, मेरे को उम्मीद है इस बार बजट से कि इस बार वित्त मंत्री जी कुछ ना कुछ रिलीफ मिडिल क्लास के लिए भी लेके आएंगी, चाहे वो टैक्स में रिलीफ हो, इंडिविजुअल टैक्सेशन में, या कुछ और बेनिफिट हो, ताकि जो एक मिडिल क्लास ने भी जो सफर किया है इस बार पिछले 1-1.5 साल में, करीबन हमारी मिडिल क्लास जो है 2 अमेरिका के साइज की कंट्रीज के बराबर है, 700 मिलियन लोगों के करीब है, वो जो मिडिल क्लास है उनको भी राहत देना जरूरी है। बिकॉज कंज्यूमर डिमांड जो है मैक्सिमम उन्हीं से बढ़ती है। ठीक है। और तो इसलिए वहां पे मेरे विचार में बजट में इस बार हमें तो जरूर देखने को मिलेगा। और सरकार इस रिपोर्ट को ऐसे आया गया नहीं करेगी, चाहे कुछ भी बात है, सरकार कदम उठाएगी और देखेगी सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए और क्या, जिस बात का जिक्र अमन जी ने किया है उसमें लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी हो गई है सर, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 अमीरों के पास इतनी ज्यादा दौलत है कि वे देश के सभी स्कूल और कॉलेजेस को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। अब सर, सरकार के पास इन अमीरों से पैसा निकलवाने का क्या जरिया है, क्या नीति है कि उसका फायदा गरीबों को भी मिले, और जो ये आर्थिक असमानता की हम बात कर रहे हैं, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई लगातार बढ़ती जा रही, उसको भी दूर किया जा सके? क्या रोड मैप है सर? देखिए, जैसे अमन अग्रवाल जी ने एक बात को रेखांकित किया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, या 85% ऐसे रोजगार जो है उसका जो सृजन है वो प्राइवेट सेक्टर से होता है। इस सच्चाई को सामने रख के हम जब बात करेंगे तो आपके सवाल का जवाब हमें जरूर मिलेगा जी। अब 15% जो होता है, उस 15% में सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, साथ में बहुत ऐसे ऑटोनोमस बॉडी हैं, या कुछ आप ये कह लीजिए कि रोजगार का ऐसा कार्यक्रम चलता है जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये 85% जो है वो ये जो रोजगार देने का जो ये काम करते हैं, ये जो स्रोत हैं हमारे, ये स्रोत इस देश में ना सूखे, उसके लिए सबसे पहले हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो ऑर्गेनाइज एरिया में काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 16 करोड़ के आसपास है। अनऑर्गेनाइज एरिया के जो लोग हैं वो लगभग 28 करोड़ के आसपास है। तो आप ये दोनों को अगर आप क्लब करते हो तो लगभग मैं समझता हूँ कि ये 42 से 43 करोड़ के आसपास जो है, ये जो रोजगार की है, ये सारी संभावनाएं बनती हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, आपकी डिमांड और सप्लाई जो है इतनी संतुलित होनी चाहिए कि जिसमें कि ये लगे कि हाँ, चीजें जो लोग बना रहे हैं, आप एक मीडिया हाउस चला रहे हो, अगर इस मीडिया हाउस को मान लीजिए इसका इनकम ही बंद हो जाए तो ये चलेगा कैसे? तो इसका संतुलन जो है बाजार के से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए सरकार का सपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात होती है जन भागीदारी, कि जन भागीदारी इंश्योर किया जाए। उसको इंश्योर करने का एक ही तरीका है कि जो रोजगार आज के डेट में जा रहे हैं उसके लिए आप किस तरह से उन कंपनियों को रिवाइव करें, वो सेक्टर जिनके लिए सरकार काम कर रही थी और वो अभी जो है कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो 5 साल में शुरू होंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा डिफेंस कॉरिडोर। हमारे पास नेहा जी कम से कम आप समझ लीजिए 200 से 300 ऐसे एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जो काम जो है शुरू होने वाले थे, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो आप समझ लीजिए 33 लाख करोड़ रुपया जिसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ हर एक आप ये समझ लीजिए कि हर एक 100 करोड़ पे जो है 1000 रोजगार का सृजन होता है। तो ये इस तरह कोरोना काल की वजह से वो शुरू नहीं हो पाए। अब वो धीरे धीरे
उनको रफ्तार मिल रही है और प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कम से कम 8 से 10 बार जो है मीटिंग भी बुलाई है और उन सारी चीजों को हम रफ्तार भी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है अजय जी, क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले वक्त में ये असमानताएं दूर होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो टैक्स का जिक्र हम कर रहे थे कि 1% टैक्स से तकरीबन 17.7 लाख एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इतना पैसा मिल जाएगा सरकार को अगर 1% भी टैक्स इन अमीरों पर लगा दिया जाता है। और ऐसे में ये भी कहा गया है कि न सिर्फ 25 साल तक स्कूल चला पाएंगे बल्कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम को भी अगले 7 सालों तक चलाया जा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को भी अगले कई सालों तक चलाया जा सकता है। सर, इतना धन, लेकिन अमन जी का कहना है कि अगर हम टैक्स लगाते हैं तो ऐसे लोग विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे, आपके देश में नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि टैक्स लगाना एकमात्र विकल्प है, या जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो अभी पाइपलाइन में है, वो शुरुआत उसकी नहीं हो पाई है क्योंकि कोरोना काल आ गया, और अगर वो शुरुआत उसकी हो जाती है तो बहुत सारे रोजगार जनरेट किए जाएंगे या होंगे, तो क्या उस बात पर विश्वास किया जा सकता है और आपको लगता है आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा? मैं 2-3 प्रश्न है, थोड़ा सा समय देंगे मुझे। पहली बात है कि महेश वर्मा जी जो जिस फेरी पे चल रहे हैं, कोरोना काल जरूर आया है और हम लोग इस बात को समझते हैं कि कोरोना काल के कारण बहुत सारी चीजें ऑर्डर में नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकारना होगा कि इससे पहले कोरोना काल और कोरोना के उस पीछे छुप करके सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की गलतियों को नहीं छुपा सकती जो सरकार की है। इसके कारण इनके कई एडवाइजर को छोड़ करके जाना पड़ा और निश्चित तौर पे यदि इकोनॉमिक एडवाइजर की बात को स्वीकारोक्ति मिली होती तो शायद सरकार एक एक स्टेप वाइज जो गलतियां की है जिसके कारण क्राइसिस के फेज में भारत आ रहा है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वो नहीं गुजरता। बेरोजगारी दर की बात है या रोजगार नहीं उपलब्ध होने का कारण, उस पर भी बहुत सारे डिबेट डिस्कशन अलग से हुए हैं और किए जा सकते हैं। महंगाई दर की जो बात है, महंगाई का जो आलम है वो पहले भी था और अब भी है, अब और बढ़ गया है, निश्चित तौर पे गहरा गया है। और फोम की जो रिपोर्ट आपने बताई है वो रिपोर्ट भी बहुत ही रिसर्च रिपोर्ट है और कहती है कि 102 से 142 जो लोग हैं बढ़ गए हैं और इतने लोगों के पास जो है 39% कहीं न कहीं आपत्तियों की संख्या बढ़ी है इस दौरान। आखिर इनकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई, इस पर क्यों नहीं टैक्स लगना चाहिए? 10% हेल्थ बजट हमारा कम हुआ है, 6% हमारा एजुकेशन बजट इस दौरान कम हुआ है, 12 और 8% इनके टैक्स को हमने कम कर दिया। सामान्य आदमी पर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कहीं न कहीं बढ़ा है उन पर, चाहे वो पेट्रोल डीजल के कारण हो या अन्य वस्तुओं के दाम के बढ़ोतरी के कारण हो। गरीब आदमी टैक्स ज्यादा दे, अमीर आदमी जो इसी देश के उन्हीं लोगों से पैसा कमा रहा है वो क्यों नहीं दे? और सरकार को यदि वो टैक्स देता तो निश्चित तौर पे जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं हमारी, 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो टोटल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में जो खर्च होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो कम हो सकता था, उस पर कम पड़ता सरकार पर, ये सरकार को तय करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ये तो चूंकि 2 लोगों की सरकार है, ये तो अडानी अंबानी को प्रोटेक्ट करती है। और जब पहले हम लोग कहते थे कि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की दलाली में लगी हुई है सरकार, तो लोगों को नहीं समझ में आता था। अब उस बात को सब समझने लगे हैं कि किस तरह बड़े पूंजीपतियों का टैक्स कम करके उनकी आमदनी 9 गुने बढ़ जा रही है, आम गरीब आदमी की रोजी रोटी खत्म हो रही है। अभी औद्योगिक उत्पादन का मैं जिक्र पिछले राउंड में कर रहा था, उसका कम होना कहीं न कहीं ये बताता है कि माल की सप्लाई जो है मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन लेवल खत्म है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रोजगार कैसे पैदा होगा? और चूंकि लोगों के पास गलत नीतियों के कारण रोजगार नहीं है तो इनकम नहीं है, वो खर्च नहीं करने की स्थिति में है। ये गड़बड़ पूरी कर रखी है सरकार क्योंकि इनको आर्थिक तौर पे। ठीक है, मैं महेश जी का रुख करूं सर, उससे पहले मैं अमन अग्रवाल जी का रुख कर लेती हूँ। अमन जी अब सवाल करना चाहिए। ठीक है अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे कि अमीर और पूंजीपतियों की दलाली कर रही है सरकार, इस तरह के आरोप सरकार पे पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन जो नीतियां अभी तक सरकार की रही है क्या वो ये बताती है क्या? देखिए जी, पहली बात तो कोई भी सरकार ले विश्व के अंदर वो सबके ऊपर यही ब्लेम आता है कि वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है तो कभी कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जी। ऐसा कोई देखा नहीं हमने काल जहाँ पे किसी सरकार ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट नहीं किया या उसके साथ उसका नाम नहीं जोड़ा गया। जहाँ तक सरकार की नीतियों की बात है, जो प्रधानमंत्री ने 21 प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं तो उनमें से तो कोई भी प्रोग्राम कोई अमीर या इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं है। चाहे वो एक राशन कार्ड की बात हो,
चाहे वो जनधन अकाउंट की बात हो, चाहे वो जो है ये इंश्योरेंस स्कीम्स की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो, इनमें से कोई भी स्कीम अगर ली जाए तो कोई भी स्कीम जो है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या अमीर आदमी को देख के नहीं बनी है। दूसरी बात, अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव को भी देखें तो वैक्सीन काफी हद तक सरकार ने कोशिश की और पूरे विश्व में इसको यूएन ने भी सराहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है और भी एजेंसी ने सराहा है कि इतने बड़े लेवल पे किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश में नहीं लगी है जिस लेवल पे हिंदुस्तान में लगी है। और जो प्राइसिंग हिंदुस्तान में रखी गई है, जबकि बाहर की वैक्सीनेशन भी आ रहे थे, यहाँ के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थे वो भी कह रहे थे कि हम महंगा करना चाहते हैं, इससे में हमारा काम नहीं चलेगा। उसके बाद भी सरकार ने फ्री में दी है और काफी हद तक जो है कम से कम प्राइस में प्राइवेट अगर कोई लगवाना चाहता है उसको भी लगाने का मौका दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से रेट से बहुत कम है। तो इसलिए ये कहना कि सरकार जो है कुछ पूंजीपतियों नहीं सर, मुझे बताइए कि क्या सिर्फ इन अमीरों पर टैक्स ना लगा के और सिर्फ ये दबाव बना के, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि आप सिर्फ दबाव बना सकते हैं कि आप रोजगार जनरेट करें, सिर्फ यही एक सरकार की तरफ से कार्य किया जा सकता है? इसके अलावा मैंने पहले भी आपको कहा, एक तो सरकार जो है पूंजीपतियों के ऊपर प्रेशर डाले। वित्त मंत्री जी ने बजट में भी कहा था, अब भी आगे जाके कह सकती है, इंडस्ट्रीज के चैम्बर के माध्यम से कहा जा सकता है, बड़े सारे माध्यम है। पहले भी सरकारों ने कहा है, जब कांग्रेस की थी तो उन्होंने भी कहा किया था ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या कोई एक पार्टी हो वही लीड करेगी। किस चीज का प्रेशर डाले कर सकते हैं? है जी, रोजगार जनरेट करने का प्रेशर कह रहे हैं। रोजगार जनरेट करने की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट बनाने की बात है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाने की बात है। और जैसे मैंने कहा कि अभी प्रोग्राम जो किए जा रहे थे वो पीपीपी मोड के थ्रू किए जाएंगे, वो सरकार अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो उसमें भी छोटे बड़े उद्योग जो बनाते हैं वो लोग लगेंगे। जब वो लगेंगे तभी वो प्रोजेक्ट जो है धरा पे उतारे जा सकते हैं। कोई भी सरकार डायरेक्टली प्रोजेक्ट इस समय ले डाउन नहीं कर रही है पिछले 15 सालों के अंदर। तो जब वो ऐसे कायदे कर रही है, इस डर से कि अमीर विदेशों में जाके निवेश कर देंगे उन पर टैक्स न लगाया जाए, एक मिडिल क्लास फैमिली को सर टैक्स देना पड़ता है, एक 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको टैक्स सर देना पड़ता है, लेकिन जो एक अमीर है उस पे अब इसलिए टैक्स ना लगाए, सरकार इसलिए टैक्स ना लगाए कि वो विदेश जाके इन्वेस्ट कर लेंगे। पहली बात, उनके ऊपर टैक्स लगता है, उनके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। सर टैक्स तो लगता ही है, जिसकी सैलरी आजकल था वो नहीं लग रहा है। जो वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं ये, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको अभी प्रगति बढ़ानी है, आपको अपना मोमेंटम बढ़ाना है कि आगे बढ़ोतरी जा सके, चीजें जा सके। अगर आप पूंजीपतियों को बार बार ये डराएंगे कि हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे बिकॉज आप पैसा कमा रहे हैं, तो फिर दोबारा कालाबाजारी और लोगों का पैसा रखना बाहर दोबारा शुरू हो जाएगा, जो पिछले कुछ सालों में कम होता हुआ दिखाई दिया है सरकार के नकेल की वजह से। तो मैंने कहा ये जरूरी है कि सरकार को भी प्रोएक्टिव रोल लेना होगा, अपने महत्व ना बढ़ाए, पर जो कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किए हैं उनको धरा पे उतारे। अगर वो भी धरा पे उतारेंगे, महेश जी जिस बात का जिक्र अजय जी भी कर रहे थे उसी बात का जवाब आप दे दीजिए सर। वो भी चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब मिले, और सवाल ये कि अमीर और पूंजीपतियों की क्या दलाली करती है सरकार, क्योंकि ये लगातार आरोप विपक्ष तो लगाता ही है, किसानों ने भी इस तरह के आरोप लगाए। ये तीनों कृषि कानून इसलिए ले आए क्योंकि जो अमीर है अडानी अंबानी, उनको और ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। ये सिर्फ पहली मर्तबा नहीं इस तरह के आरोप लगातार लगते आए हैं मोदी सरकार के ऊपर। सर इनके यूपीए गवर्नमेंट में अडानी और अंबानी की 44 गुने संपत्ति बढ़ी, ये उसकी बात नहीं करेंगे। इनके जो नेता हैं, शीर्षस्थ नेता है सोनिया जी, राहुल जी बेल पे हैं करप्शन के मामले में। इनके पूर्व वित्त मंत्री जो कानूनी रूप से हेराफेरी करके और विदेश में बैठे हुए लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किए, उसमें जेल गए। तो ऐसे लोगों से आप यही उम्मीद रखेंगे कि ये सरकार को और देश को बदनाम करने का जो इनका काम है ये लगातार करते रहें। अब इनकी बात तो आप छोड़िए, अब आप आ जाइए अपने मुद्दे पे। देखिए इस देश में अब तक 34 लाख करोड़ का बजट इस देश ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जो इनका पीएम बना वो भी 14 लाख करोड़ को पार नहीं कर पाए। मैं उन अर्थशास्त्री की बात कर रहा हूं, और वो 10 साल में, अगर 10 साल का यूपीए का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए तो महंगाई, जो इनका महंगाई दर था वो डबल डिजिट में हमेशा रहा। ये वो लोग हैं
जिन्होंने इस देश की हर चीज के साथ इन लोगों ने जाति करी, अन्याय किया। इन्होंने क्या ऐसा नहीं किया जो देश के खिलाफ ना हो। आज भी आप देखिए चाइना के साथ हमारे जो हमने जैसे ट्रेड वार शुरू हुआ चाइना के साथ, हमने अगर समझदारी के साथ आपने काम नहीं किया होता, उस चाइना के साथ इनके राहुल गांधी जो है चाइनीज दूतावास में जाके गुपचुप मीटिंग करते हैं, सोनिया जी चाइना जाती हैं, उनको उपहार मिलता है। तो देश के दुश्मनों के साथ इन्होंने जिस तरह से पीक बढ़ाया, जिस तरह से इन्होंने काम किया, देश को कमजोर करने की लगातार इनकी जो कोशिश रही, उस कोशिश को देश की जनता ने किसी न किसी तरह से इनको सत्ता से बेदखल करके देश को बचाया है। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देश में अगर टैक्स नहीं आएगा तो ये 34 लाख करोड़ का, जिसमें 7 लाख करोड़ तो सोशल वेलफेयर का है, जो अजय उपाध्याय जी अभी हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। बता देना कि यूपीए सरकार में कितने लाख करोड़ सोशल सिक्योरिटी के लिए रखी जाती थी और कितने खर्चे होते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अमन जी अभी कह रहे थे कि जनधन योजना 32 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खोलना, बात का जिक्र महेश जी कर रहे थे और आप लोगों पे भी आरोप लगाए थे सबसे ज्यादा शासन तो सर आप लोगों ने किया। अडानी अंबानी है जो आज नहीं बन गए। 2014 से मोदी की सरकार है, तभी से ये आरोप लगने लग गए कि अडानी और अंबानी को फेवर करती है मोदी सरकार। लेकिन सर आज अडानी और अंबानी बन गए क्या? वो तो सालों से अरबोपति खरबोपति है सर, और किसके सरकार में उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ? आप लोगों पर भी तो आरोप लग रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट सुनना चाहिए महेश जी को। अडानी अंबानी और भी पूंजीपति उस समय भी थे और आज भी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हम 35% से लेकर के 30% तक उनपे कारपोरेट टैक्स लगाते थे। उनके पैसे से गरीब को जो कल्याण होता था गरीबों को जाता था। दूसरी बात, कभी भी कोई भी सरकार ऐसी कभी किसी ईयर का आप उठा कर देखिए कि इस तरह की महामारी जहां पेंडेमिक इतना हो, वहां पे इन दो मित्रों की संपत्ति 8 गुना बढ़ जाए और आम जनता की संपत्ति जो 84% लोगों की जो आय है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। 55 करोड़ लोगों की जो है वो जो है आय नीचे आ जाए। ये कभी हुआ था हमारी सरकार में? यदि कभी भी हुआ हो तो कोई रिपोर्ट उठा के दिखा दीजिए आप। पहली बात, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को, और ये चैलेंज भी करता हूँ अपने साथियों को, भाजपा के साथियों को, कि कम से कम मोदी जी को कहे कि कोई मन की बात ऐसा वो जरूर करे और ये बताए कि ये कौन सा फॉर्मूला है कि दो पूंजीपतियों का, इनके मित्रों की संपत्ति इतनी गुनी इस पेंडेमिक में बढ़ जाती है। कम से कम वो फॉर्मूला इस देश के आम जनता को बता देते तो जिन लोगों का प्रॉपर्टी कम हुआ है कम से कम वो मेंटेन कर लेता। और मन की बात सब लोग सुनता है, हम भी सुनेंगे। हम सबसे पहले होंगे, सुन करके प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के लोगों को भी कहें कि सुनिए, मोदी जी इस बार फॉर्मूला बताने वाले हैं, उनके मित्रों की संपत्ति 8 गुना कैसे बढ़ी। दूसरी बात, जो सच्चाई है जीएसटी को लेकर के, मैं फिर से कहना चाहूंगा, 1 जनवरी से इन्होंने बढ़ाने का काम इसेंशियल कम्युनिटीज पर भी कर दिया। इसको कम से कम ये अभी 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है चुनाव के लिए। चुनाव के बाद फिर इनकी कहानी वही चलेगी। इसको रेशनलाइज करें, इससे गरीब तबके पर असर इसका सबसे ज्यादा है। जिसकी इनकम 6 करोड़ रुपए प्रति रोज हो, उस पर क्या 30 लीटर में पेट्रोल और दो कपड़े एक्स्ट्रा हो जाएगा तो, लेकिन हमारे जैसे लोगों पर असर पड़ेगा। महेश वर्मा जी पर शायद असर न पड़े, राजा परिवार के हैं, हम परिवार के लोग हैं। जहां तक बात है तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में ऐसा कोई बता दे जहां पे इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। लेकिन अमन जी तो कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में भी यही हाल था, गरीब था, अमीर था, या समानताएं भी कम नहीं थी। आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। मैं तो मैडम यही बोल रहा हूँ कि ये जो 55 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, इस सरकार में पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, मोदी जी के राज में ये ऊपर रहे होंगे, सब नीचे आए हैं। 55 करोड़ लोग ऊपर करने वाला कौन रहा होगा, ये नीचे आ गए हैं। तो ये तो महेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे अमन जी का रुख करना है। जल्दी से जवाब दीजिए महेश जी। देखिए, आपका जो सवाल है कि अमीरी बढ़ी कैसे, इसका जो है जवाब मिलना चाहिए आपके इस डिबेट। और गरीब कैसे ज्यादा हो गया सर, इसका भी जवाब गरीब कैसे हो रहा है, वो उसके बारे में अमन जी ने बताया आपको, उसको कुछ हद तक समझ में भी आया होगा आपके दर्शकों को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो अर्थशास्त्री 14 लाख करोड़ पे जाके रुक गया हो, उस समय क्या था, आज 147% टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी है।
147%, 34 लाख करोड़ का अगर मैं कह रहा हूँ बजट इस देश में ऐतिहासिक बजट पेश हुआ तो वो टैक्स पेयर की वजह से हुआ है। वो अमीरी बढ़ी है तो लोगों ने टैक्स के जरिए, जब टैक्स आता है उसी के जरिए अमीरी का पता चलता है। ऐसा नहीं है, कर चोरी आप कराएंगे। जो 10 जनपद थे, सोनिया जी और राहुल जी और गांधी परिवार के रिमोट से जो चीजें होती थी कि चिदम्बरम जी आप इनके लिए ऐसा कानून बना दीजिए जिसकी वजह से किसी विदेशी जो पैसा यहाँ से भेजा जाता था स्विस बैंक में, वो सारे पैसे को रोकने के लिए नए नए कानून बना दिए जाते थे, नए नए कायदे बनाए जाते थे। वो कहीं रुका, उसकी वजह से देश का प्रगति जो है वो आप थमती गई थी। 14 लाख करोड़ पे क्यों वो थमा था? इसका कारण ये था टैक्स पेयर थे ही नहीं। ठीक है अमन जी, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस खाई को पाटना सर अब कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, क्योंकि हालात अगर हम देखें देश का के कोरोना काल के दौर से हम लोग गुजरे हैं सर, फर्स्ट वेव देखी, सेकंड देखी, और अब जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस खाई को पाटना फिलहाल कितना जरूरी है और सरकार को इस और नीति बनानी अभी कितनी जरूरी है? हालांकि सरकार अपने लेवल पे लगातार कोशिशें कर रही है, इससे पहले भी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें की गई, कई पैकेज दिए गए, लोगों को राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस वक्त आपको क्या लगता है और क्या कुछ कदम और उठाने चाहिए जिससे कि इस डिफरेंसेस को कम किया जा सके? नहीं, मेरे विचार में सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर सरकार को कदम उठाने चाहिए, चाहे वो पूंजीपतियों के थ्रू हो, चाहे वो अपने कार्यकाल के थ्रू हो, अपने जो कारखाने हैं, चाहे वो मंत्रालय हैं, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, उनके थ्रू किया जाए, चाहे वो जो है और लोगों को निवेश करने के लगाया जाए, निवेश लगा के और बढ़ाया जाए, इसका मौका दिया जाए, चाहे जो स्टार्टअप की मुहिम जो सरकार ने शुरू की थी उसके थ्रू किया जाए। इसको करना जल्द से जल्द जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आगे जाके सिविल डिसऑर्डर होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब गरीबी ज्यादा बढ़ जाती है और अमीरी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर सिविल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ते हैं और वो सिविल डिसऑर्डर को कंट्रोल करना किसी भी देश के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये देखना कि सिविल डिसऑर्डर की तरफ ना जाए, सरकार को इमीडिएटली प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए और कुछ कदम मेरे विचार में इस बजट में कुछ दिनों में जो प्रेजेंट होने जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें भी हमें देखने को मिलेंगे कि किए जाएंगे। चलिए, बहुत उम्मीद यही करते हैं कि सर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि लोगों को राहत मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।